हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीसीएस हिंदी माध्यम में करंट अफेयर शो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले न्यूज़ है स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022। ये स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट जारी किस लिए की है? ये जो हमारे एसडीजी गोल्स हैं 2030 तक जिनको हमें प्राप्त करना है, उनकी क्या तैयारी है हमारे स्टेट्स की, उसको लेके एक रिपोर्ट तैयार की है। तो हमारे जो अभी भूपेंद्र यादव जो मंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री, आपके जो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, उन्होंने ये अभी रिपोर्ट राजस्थान में जारी की थी। तो इसमें उन्होंने बताया सबसे कम जो तैयार प्रदेश है वो हमारा बिहार है, दूसरे नंबर पे झारखंड और तीसरे नंबर पे असम है। अच्छा प्रदर्शन करने वाले में केरल बेस्ट है, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश को सेकंड नंबर पे रखा गया है। ये केरल फर्स्ट, तमिलनाडु एवं हिमाचल सेकंड, बाकी थर्ड नंबर पे गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड को रखा गया है। तो ये थर्ड नंबर पे रखा गया है। और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ इज परफॉर्मिंग बेस्ट। तो ये हो जाएगा। बिहार अधिकतर संकेतकों में नेशनल एवरेज से नीचे है, लेकिन छठवें एसडीजी क्या है? फॉर क्लीन एंड प्योर वाटर। ये छठवां एसडीजी वाटर से रिलेटेड है और ये यूपी पीसीएस में पहले पूछा भी गया है। छठवां ही पूछा गया है कि छठवां एसडीजी क्या होता है। तो ये लोग आप 17 देख लीजिएगा। आज मैं उनको 17 को एक बार आपको बता दूंगा। तो ये बिहार अधिकतर संकेतों में नेशनल एवरेज से नीचे, लेकिन छठवें एसडीजी में उसने फिफ्थ वे नंबर पे है। उसका मेन रीजन क्या है, ये आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि बिहार में जो नीतीश गवर्नमेंट के द्वारा जो 7 निश्चय कार्यक्रम चल रहा है, उसमें ये पानी वाले ने काफी अच्छा वर्क किया है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं जो हमारी एसडीजी इंडेक्स जारी होती है, तो भारत की उसमें रैंकिंग 2021 में 120 थी और इससे पहले जो 2020 थी उसमें 117 थी। तो पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी दक्षिणी एशियाई देश हमसे अच्छे हैं। पाकिस्तान 129वें नंबर पे था इसमें, भूटान वगैरह सब 75वें, इस तरीके से हमसे हमसे ठीक थे। तो भारत की रैंकिंग मेनली क्यों कम हुई है, इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो इसमें यह है कि भारत जो है अच्छा स्वास्थ्य, आरोग्य, लिंग समानता, जीरो भुखमरी आदि जो उसमें जितने भी हमारे संकेतक हैं, जो 15 में जो इंडेक्स से जारी की जाती है, 17 संकेतक हैं उसमें से 15 में इंडेक्स जारी की जाती है, उसमें से 11 में इंडिया ने ओवर परफॉर्म किया है। तो ये थी आपकी स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट की रिपोर्ट। ये तो यहीं की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन निकाली है, उसमें क्या तैयारी है 2030 की एसडीजी को लेकर के वो जारी किया गया। तो बिहार, झारखंड और असम सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, केरल, देन तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड थर्ड नंबर पे है। यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़। और हमारा ये है कि एसडीजी इंडेक्स जो 2021 की आई है उसकी भारत में रैंकिंग कितनी है? 120। और इससे पहले कितनी थी? 1017। हमको दोनों साल की याद रखनी है क्योंकि यूपी पीसीएस अब दोनों ईयर का मिला के पूछने लगा है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसडीजी 2030 क्या है। देखिए 2015 में हमारे मिलेनियम गोल्स कंप्लीट हुए थे। ये थे 2000 से 2015 तक। उसके बाद अब आगे क्या, तो उसके लिए सतत विकास लक्ष्य हमारे रखे गए जो 2030 तक के लिए रखे गए। तो 192 संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों ने 2030 एजेंडा फॉर सस्टेन डेवलपमेंट लक्ष्यों को 2015 में अडॉप्ट किया। यह एक साझा ब्लूप्रिंट तैयार करता है एवं उसमें मदद करता है शांत, समृद्ध विश्व एवं इसके लोगों के लिए, इस पृथ्वी ग्रह के लिए। सतत विकास मुख्यतः 17 हैं, जिनमें 15 संकेतकों को लेकर एसडीजी इंडेक्स तैयार किया जाता है, 14 और 17वें संकेतक को छोड़ दिया जाता है। तो एसडीजी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग 117 थी, बता ही चुके हैं। तो एसडीजी इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंकिंग है वो 120 है। तो ये सतत विकास लक्ष्य क्या होते हैं, देखिए हम लोग एक बार इनको बारी बारी से देख लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहे। नंबर 1, इसको ऐसे आपको लाइन वाइज नंबर 1 पे क्या है, नंबर 2 पे क्या है, नंबर 3 पे क्या है, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो नंबर 1 पे है आपका नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को खत्म करना है। तो नंबर 1 पे
नो पॉवर्टी, नंबर 2 पे जीरो हंगर। अब देखिए आप इसको कनेक्ट कर लीजिए, 2 नंबर यानी कि 2 जून की रोटी, है ना, 2 जून की रोटी हम लोग खाते हैं। तो 2 जून की रोटी जब खाते हैं तो रोटी हम कब खाते हैं, जब हमको भूख लगती है। तो जीरो हंगर हमको 2 नंबर पे लेके आना है, ठीक है। तो 2 जून की रोटी, दो, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको। तीसरा है, जब हमें गरीबी नहीं है, हमें भूख भी नहीं है, तो हमको क्या चाहिए, हमको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य ही नहीं चाहिए, हमें आरोग्य भी चाहिए, यानी कि ऐसे काम भी करने कि हमारा शरीर बीमार ही ना पड़े। तो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, स्वास्थ्य अच्छा हो गया तो हमको फिर शिक्षा चाहिए। तो फोर्थ नंबर पे आपकी है क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन भी ऐसी नहीं, गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा होनी चाहिए। उसके बाद जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी को दूर करना है, जेंडर असमानता को दूर करना है ना। उसके बाद है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये 6 नंबर पे है। ये पहले यूपीपीसीएस में पूछ लिया गया है कि फिफ्थ नंबर पे क्या है, वो सॉरी सिक्स्थ नंबर पे क्या है, तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सेवेंथ नंबर पे है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि हमारे पास स्वच्छ ऊर्जा हो और वो अफोर्डेबल हो। ऐसा नहीं कि स्वच्छ ऊर्जा तो है, स्वच्छ ऊर्जा तो है लेकिन वो उसकी कॉस्ट क्या है, काफी हाई है। तो जो आपका सोलर एनर्जी की तरफ, और जो आपका हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ, ग्रीन अमोनिया की तरफ, और जो आपका नेट जीरो की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो ये कौन सा हमारा एसडीजी का लक्ष्य है, सेवंथ। उसके बाद डिसेंट वर्क होना चाहिए एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, वो 8वें नंबर पे है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ, 9वें नंबर पे है इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें नए नए इनोवेशन होने चाहिए और उसका एक अच्छा सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए। और 10वें नंबर पे हमको हर तरह की असमानता को, यहाँ फिफ्थ नंबर पे क्या था, देखिए दो असमानताएं आ गई। फिफ्थ नंबर पे जेंडर, और उसके दूने पे जब 10 करते हैं तो ये रिड्यूस इनइक्वलिटी, हर तरीके की इनइक्वालिटी, चाहे वो आय से रिलेटेड हो, चाहे वो जेंडर से रिलेटेड हो, ये हमको दूर करनी है। तो ये आपकी 10th नंबर पे है। उसके बाद 11th नंबर पे, अब ये देखिए, ये दो दो वन वन खड़े हुए हैं ना, इस तरीके से, जो मैंने ऐसे याद किया था, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो वन वन खड़े खड़े हैं, तो ये इमारत को इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे ना बहुत लंबी लंबी टॉवर्स होती हैं, है ना, ये तो ये आप सिटीज से लगा सकते हैं। तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, है ना, शहर एवं समुदाय सस्टेनेबल बनाने हैं। तो ये जो 11 नंबर पे ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, हमारा जो कंजप्शन है प्रोडक्शन होना चाहिए वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होना चाहिए। नंबर 3 क्लाइमेट, सॉरी 13 क्लाइमेट एक्शन। नंबर 14 लाइफ बिलो वाटर, ब्लू इकोनॉमी को इंडिकेट करता है। नंबर 15 नंबर पे है हमारा लाइफ ऑन लैंड। और नंबर 16 पे है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पीस होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, और उनके लिए हमारी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। और 17 नंबर पे इन सब के लिए हमारी ग्लोबल पार्टनरशिप होनी चाहिए, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स जो है ग्लोबली होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये एसडीजी के हमारे 17 है, इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। तो ये 17 हमको, चाहे हम रटें निमोनिक्स के साथ समझें, कैसे भी करें, तो आप इनको याद रख सकते हैं। मैंने जैसे याद किए थे वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है हमारी ग्रीन हाइड्रोजन नीति। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी ग्रीन हाइड्रोजन नीति एवं ग्रीन अमोनिया नीति को जो है अधिसूचित किया है। तो उसी में क्या है ग्रीन हाइड्रोजन नीति, क्योंकि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी इसके बारे में बोला था। तो भारत सरकार शुरुआती तौर पर अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम ग्रीन हाइड्रोजन नीति को अधिसूचित कर दिया है। इसमें पहले चरण, देखिए ये याद रखिएगा कि 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है हमको 2030 तक, ये लक्ष्य है। इसके बीच में और क्या क्या होगा, रिन्यूएबल राज्य, इसमें केंद्र जो है कैसे कैसे सुविधाएं देगा। तो इस राज्यों के बीच में रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी जिसका प्रयोग ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में या फिर ग्रीन अमोनिया के प्रोडक्शन में हो रहा है, उसका फ्री में और आसानी से ट्रांसफर किया जा सकेगा। इसका मुख्य उद्देश्य कार्बन फ्री ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा देना है, ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाना है, निर्यात का हब बनाना है। और 25 वर्ष तक का फ्री ट्रांसमिशन यानी पारागमन की सुविधा दी जाएगी। सभी क्लियरेंस सिंगल विंडो सिस्टम होगा। और जो भी सरप्लस ग्रीन हाइड्रोजन होगी उसको 30 दिन के स्टोरेज के लिए एक संस्था बनाई जाएगी, संस्था का निर्माण किया जाएगा, है ना। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, 2017 तक हमको जीरो कार्बन इमिशन का प्राप्त करने में हमको सहायता मिलेगी। अभी COP 26 हुआ ग्लासगो में, तो वहां पे हमारे
प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या किया है कि 2017 तक हमको नेट जीरो गेन करना है ना। तो उसी में ये हेल्पफुल रहेगा। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से निर्यात में हमारी कमी आएगी। और अभी क्या हो रहा है कि जो पर केजी जो कॉस्ट आ रही है जीवाश्म ईंधन पे, वो $5 को 2 kg पर तक लेके आएंगे हम लोग, है ना। साथ ही भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के रूप में एक्सपोर्ट का हब बनाना। एडवांटेजेस क्या होंगे कि ग्रीन सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी 2 to 3 times मोर एफिशिएंट है जैव ईंधन के। और दूसरा है इसमें कि इसको टैंक्स में आसानी से स्टोरेज किया जा सकता है। तो मेनली आपको ये देखना है कि 2017 तक नेट जीरो और ये 5 मिलियन टन का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन 2030 तक करने का इसका लक्ष्य रखा गया है। बाकी मेंस का टॉपिक है, आपको सिर्फ अभी इसमें ये इसका जो डेटा है वो याद करके रखना है। नेक्स्ट आपका आता है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ। वह खिलाड़ी जिसने टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव के रिकॉर्ड को तोड़कर 436वां विकेट लिया है। तो ये अभी रविचंद्र अश्विन जी ने क्या किया है, कपिल देव जी ने 434 विकेट लेके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उनको फिर रविचंद्र अश्विन ने तोड़ा है। और ये जो है 9th नंबर पे पहुंच गए, है ना। इससे पहले सबसे ज्यादा कपिल विकेट लेने का टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड किसके नाम है, मुरलीधरन। उन्होंने कितने 800 विकेट लिए हैं। और इनके बाद हैं सैन वॉन, जो अभी एक्सपायर हुए हैं। और उनका जो विकेट है वो 708 है। हमारी तरफ से जो भारत के जो पहले नंबर पे हैं वो हैं अनिल कुंबले, जिन्होंने कितने लिए हैं, जिन्होंने लिए थे 619 विकेट। तो ये आप लोग याद रखिए, सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड मुरलीधरन, फिर सैन वॉन ने क्योंकि अभी एक्सपायर हुए हैं तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि उन्होंने कितने विकेट लिए हैं टेस्ट में। तो 708, अनिल कुंबले ने 619, अभी रविचंद्र अश्विन ने कपिल देव का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि जो ऐसी महिला खिलाड़ी जिन्होंने 6 वनडे विश्व कप खेलने वाली पहली महिला, है ना, पहली महिला एवं तीसरी क्रिकेटर बनी है। ये पहली तो महिला है मिताली राज जी, और तीसरी क्रिकेटर हैं, यानी कि महिला और पुरुष दोनों को मिला के। तो दो लोग कौन हैं, ये हैं आपके सचिन, रमेश तेंदुलकर, और दूसरे हैं आपके जावेद मियांदाद, ये पाकिस्तान के हैं, है ना। तो ये दो हैं, तीसरी हमारी मिताली राज हो गई हैं जिन्होंने 6 वनडे वर्ल्ड कप खेले हैं। नेक्स्ट है भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अपना 100वां टेस्ट, अभी आपका टेस्ट मैच चल रहा है, ये जो कल खत्म हुआ है, जिसमें भारत ने एक पारी और 220 रन से आई थिंक हराया है श्रीलंका को। इसमें क्या किया है, जो भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली, कैप्टनसी इसमें किसने की है, रोहित शर्मा। तो पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अपना 100वां, क्योंकि विराट कोहली का 100वां टेस्ट मैच था, हुआ कहाँ था, मोहाली। तो कुछ भी पूछ ले आपको थोड़ा उसी समय आपको रिवाइज कर लेना है। तो विराट कोहली ने अपना 100वां टेस्ट मैच किस टीम के खिलाफ खेला है, श्रीलंका के खिलाफ खेला है ना। तो ये हुआ आपका फैक्ट। नेक्स्ट है आपका केंद्र सरकार द्वारा विनिवेश से प्राप्त आय का इस वित्तीय वर्ष में संशोधित लक्ष्य क्या रखा गया है। डेटा बेस्ड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था ना कि इससे जब ये वित्तीय वर्ष स्टार्ट हुआ था तो सरकार ने लक्ष्य रखा था इतने का, 1,75,000 करोड़ का लक्ष्य रखा था कि वो विनिवेश से प्राप्त कर लेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभी फरवरी 2022 में संशोधित करके इसको कितना कर दिया, 78,000 करोड़। और अभी हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट को अभी पता है किसमें बहुत कम अभी मिला है, 12,000 इतने करोड़ के आसपास मिल पाया है। अभी गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि 60,000 करोड़ ये LIC का IPO लाएंगे, लेकिन LIC का IPO रूस यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसमें शेयर मार्केट धड़ाम है, शेयर मार्केट नीचे है, तो आई थिंक इट विल बी पोस्टपोन। तो इसको आप तो गवर्नमेंट का ये भी जो संशोधित लक्ष्य है ये भी जो है गवर्नमेंट को मिल नहीं पाएगा, तो ये आप लोग देख लीजिए। उसके बाद कवच, कवच क्या है, भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम। ओके, ये TCAS है, यानी कि अगर दो ट्रेन है समान ये एक पटरी है और इस पर दो ट्रेन है, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि सिग्नल्स
नहीं हो पाते हैं, या कुछ मैनुअल मिस्टेक हो जाती है, या कुछ इलेक्ट्रॉनिकली मिस्टेक हो जाती है, तो इस ट्रेन के ड्राइवर को और इस ट्रेन के ड्राइवर को पता नहीं चलता है, कोहरा वोहरा भी रहता है, तो इनकी डिस्टेंस इतनी कम हो जाती है कि वो चाहते हुए ब्रेक लगा करके गाड़ी को नहीं रोक सकते हैं, लोको पायलट्स। तो ऐसे में क्या होता है कि ये एक कवच टीसीएएस सिस्टम लागू किया गया है। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आधारित काम करता है। हाँ, ये देखिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी टैग लगाया जाता है लाइंस में। ये अगर दो ट्रेनें आ रही हैं तो इसमें अपने आप ब्रेक लग जाएंगे, सेल्फ ब्रेक, ऑटोमेटिक ब्रेक का सिस्टम है। तो ये कवच आप याद कर लीजिएगा, भारतीय रेलवे में यूज होगा। किसके लिए यूज होगा? ये एंटी कोलिजन डिवाइस है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जयपुरेजिया। जयपुरेजिया क्यों चर्चा में है? जयपुरेजिया, देखिए, जयपुरेजिया एक जगह है यूक्रेन में, और यहाँ पे एक न्यूक्लियर प्लांट है, और इसी नाम से है वो, जयपुरेजिया न्यूक्लियर प्लांट। तो ये निरोधार एक शहर है वहाँ का फेमस, निरोनोदार बोलते हैं इसको। ये एक्चुअल में क्या है, ये यूरोप का सबसे बड़ा, यूरोप लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना। तो ये आप जयपुर रीजन, इसको भी क्या किया ना, रूसी सेना ने इस पर अटैक किया था, तो यहाँ आग वगैरह लग गई थी, तो फिर बाद में ये युद्ध विराम हुआ। एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर युद्ध विराम न करके और वहाँ की आग वाग शांत नहीं की गई, तो मेन जो उसका जो कूलेंट्स वगैरह के जो लगे होते हैं, अगर वहां तक आग पहुंच जाएगी तो इसमें जो है फ्यूल तक, यूरेनियम वगैरह जो है इसमें, वहां तक अगर आग पहुंच गई तो केवल यूक्रेन ही नहीं, वहां के आसपास के देशों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसमें फिर आग को रोक के फिर वो फायर एक्सटिंग्विशर को लगाया गया और आग बुझाई गई। अच्छा, एक में देख लेते हैं यूक्रेन की राजधानी कहाँ है। कीव है। कौन सी नदी? निपर नदी पर बहते हुए ब्लैक सागर में जाती है। निपर नदी यूरोप की चौथी सबसे बड़ी नदी है। किस किस के बाद? वोल्गा, डेन्यूब, ये डन्यूब है, और यूराल के बाद, है ना। तो ये थोड़े से फैक्ट्स हैं। जयपुरेजिया पूछ सकता है, याद रख लीजिएगा। ये है स्वदेश दर्शन पुरस्कार। पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा शुरू हुए? देखिए, स्वदेश दर्शन एक यात्रा स्टार्ट की गई थी हमारी, किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, और उसी पे कुछ पुरस्कारों की घोषणा की गई की करेगा ये मंत्रालय, ये ऐसा उन्होंने कहा है। और ये योजना कब से चल रही थी? 2014-15 से स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालय चलाई जा रही थी। यह एक थीम आधारित पर्यटक सर्किट विकसित करने के उद्देश्य से चलाई गई है। इसमें कुल 12-15 थीम सर्किट बनाए गए थे, ये याद रखिएगा, 15 थीम आधार सर्किट की पहचान की गई थी। इसमें राम कृष्ण, सूफी, बौद्ध, तिरंगा, इको, डेजर्ट, हिमालय, विरासत, उत्तर पूर्व, ग्रामीण सर्किट, तटीय सर्किट, जनजातीय सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट आदि है ना। तो ये स्वदेश दर्शन पुरस्कार योजना किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है आपका ये थर्मोबैरिक वेपन्स, इनको वैक्यूम बम भी कहा जाता है, एरोसोल बम भी कहा जाता है, फ्यूल एयर एक्सप्लोजन भी कहा जाता है। ये भी अभी रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसी में रूस द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं, ऐसा मानवाधिकार संस्थाएं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, अमेरिका इत्यादि ने कहा है। तो ये होता क्या है, ये देख लेते हैं हम लोग, कि उच्च तापमान विस्फोट उत्पन्न करने के लिए, उच्च तापमान विस्फोट उत्पन्न करने के लिए आसपास के वातावरण की ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। इसमें दो चरण होते हैं। इसमें ऐसा होता है ना कि जैसे ये आपका बॉम्ब है ना, ये एक बॉम्ब आया, यहाँ पे शुरुआत में ही एक फर्स्ट एक्सप्लोजन हो जाता है ना। उसके बाद उस फर्स्ट एक्सप्लोजन से क्या होता है कि ये ओपन कर देता है वहां के बॉम्ब कंटेनर को। बॉम्ब कंटेनर जब ओपन हो जाता है तो यहाँ पे पूरी ऑक्सीजन वगैरह लेके यहाँ पे काफी बीच में बादल जैसे बन जाते हैं, और इसमें जब आग लगती है सेकंड एक्सप्लोजन में तो ये पूरे क्षेत्र में फायर कर देता है ना। इसमें ईंधन और प्लस धातु वगैरह इसमें जो बॉम्ब में रहती है वो पूरे क्षेत्र में बिखर जाती है, जिससे काफी नुकसान होता है ना? इसमें क्या है कि सिविल इलाकों में इसके प्रयोग की अनुमति नहीं है, कुछ वॉर के भी रूल्स होते हैं जो हमारा हेग वगैरह है, और मिलिट्री इलाकों में, युद्ध क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध में मानवाधिकार संस्था, एमनेस्टी इंटरनेशनल, अमेरिका इत्यादि ने रूस को सिविल इलाकों में थर्मोबैरिक वेपन्स प्रयोग करने का आरोप लगाया। तो थर्मो वेपन्स एक्चुअली क्या है? वैक्यूम बम, एरोसॉल बम और फ्यूल एरो एक्सप्लोजन है। एक है एनआईसी टेक कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में। इसकी थीम क्या है? नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल गवर्नमेंट। ये एनआईसी क्या होती है? एनआईसी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक इसका कार्यालय होता है, मुख्यतः कलेक्ट्रेट वगैरह में या विकास भवन में रहता है एनआईसी। आप लोग जानते होंगे अगर कोई जो जॉब करते होंगे।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संलग्न एक कार्यालय है जिसकी स्थापना देख लीजिएगा 1976 में की गई थी। एनआईसी टेक एनआईसी टेक कॉन्क्लेव, ये कहाँ किया? न्यू दिल्ली में। उसके बाद हम लोग आज देख लेते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में। आज हम किसके बारे में जान लेते हैं? सिडबी के बारे में। सिडबी के बारे में हम लोग क्यों जान रहे हैं? अक्सर यूपीपीएससी में पूछ लेता है कि ये क्या है, इसकी स्थापना का वर्ष पूछ लेता है। क्यों पूछता है? क्योंकि इसका जो हेड क्वार्टर है ना, वो लखनऊ में है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो सिडबी अर्थात भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को सिडबी एक्ट 1990 के द्वारा हुई। यह एक मुख्य वित्तीय संस्था है किसके लिए? एमएसएमई सेक्टर के लिए, जो मुख्यतः ट्रिपल एजेंडा क्या है इसका? संवर्धन यानी कि प्रमोशन, वित्त पोषण, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट, ये इसके ट्रिपल एजेंडा पे वर्क करती है। वर्तमान सिडबी के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? मिस्टर एस रमन जी हैं। और इसका जो हेड क्वार्टर मैंने बता दिया आपको, लखनऊ में है। तो ये आपका जो है, आज हम यूपी स्पेशल में सिडबी देख लिया हमने, है ना। उसके बाद मैंने आपसे कहा है कि मैं अपने पहले पढ़ाए हुए उससे क्वेश्चन पूछूंगा और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो मैं आज पहला क्वेश्चन है आपके लिए। आप कमेंट सेक्शन में, आप कुछ लोग ही आंसर करते हैं, आप लोग आंसर जरूर करिएगा, ये आपके लिए फायदेमंद होंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह पूरा याद रखना है। महिला दिवस नहीं पूछा जा रहा है, सप्ताह कब आयोजित किया जा रहा है। और दूसरा क्वेश्चन है, कचरा मुक्त शहरों के लिए सामाजिक उद्योगों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, ये भी बताना है दोनों। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप देखिएगा। तो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे इन करंट अफेयर्स। आप देख रहे थे मुकेश कुमार शर्मा, करंट अफेयर्स हो। थैंक यू वेरी मच।